अनुराग हंसते हुए डरावनी आवाज में कहता है, साया काला साया, तेरी मौत का साया। जैसे ही वर्चस्विनी अनुराग के मुंह से ये बात सुनती है, उसकी रूह कांप जाती है। उसके पैर डर के मारे थर-थर कांपने लग जाते हैं। अनुराग के मृत शरीर में वापस से जान आ गई थी। वो काला साया अनुराग के शरीर में प्रवेश कर चुका था। अनुराग की वैसी ही आवाज सुनाई दे रही थी जैसे काले साए की आवाज सुनाई देती थी। अनुराग वर्चस्विनी के पास जाते हुए कहता है, ब्लड मून की खूनी बारिश, काली शक्तियों का हूं मैं वारिस। ब्लड मून की खूनी बारिश, काली शक्तियों का हूं मैं वारिस। अनुराग यही सब बड़बड़ाते हुए वर्चस्विनी के पास जाता है और उसके पसीने से भीगे बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग जाता है। अनुराग वर्चस्विनी के बदन को वैसी ही नजरों से देख रहा था जैसे काला साया देखा करता था जब उसने अनुराग के शरीर में प्रवेश नहीं किया था। अनुराग की आंखें पीले रंग में चमक रही थी, साथ में उसके हाथ के 5 निशान भी। वर्चस्विनी डरते हुए कहती है, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मेरी बेटी तारा के पास जाना है, जाने दो मुझे। अनुराग भारी आवाज में कहता है, तुझे तेरी बेटी के पास जाना है? तारा के पास? वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ, मुझे मेरी तारा के पास जाना है, मेरी बेटी तारा के पास। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, तारा दुनिया का आखिरी सितारा, तारा आखिरी सितारा। वर्चस्विनी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग क्या बड़बड़ा रहा था। वो बस डर के मारे सहमी हुई थी। उसे डर था कि पता नहीं अनुराग कब क्या कर दे, इसलिए वो चुप बैठी रहती है, ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। तारा का नाम बड़बड़ाते हुए अनुराग हंसने लग जाता है। उसके हंसने की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी में गूंजने लग जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर काले बादलों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई थी। वो ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर ही मंडराए जा रहे थे। इस तरफ हवेली के अंदर युग और उसके दोस्त हॉल में थे। यामिनी वहां पर नहीं थी। चैटर्जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि उसके और वर्चस्विनी के साथ रास्ते में क्या हुआ था। सारी बात सुनने के बाद कछुआ चैटर्जी पर ही इल्जाम लगा रहा था। उसे काले साए के साथ मिला हुआ समझ रहा था, पर युग के और अभिमन्यु के समझाने पर वो उनकी बात मान गया था और वर्चस्विनी को बचाने के बारे में सोचने लग गया था। बात वहीं से शुरू हो रही है जहां पर कछुए ने खत्म करी थी। कछुआ वर्चस्विनी की फिक्र करते हुए घबराते हुए कहता है, हमें कुछ करना होगा, मेरी वर्चू को बचाना होगा। मैं उसे उस काले साए के पास नहीं छोड़ सकता, मैं उसे बचाने जाऊंगा। युग चिढ़ते हुए कछुए को समझाते हुए कहता है, तू पागल हो गया है क्या कछुए? ये तू क्या बोल रहा है? ग्रेवयार्ड कोठी जाने की बात कर रहा है, वो भी ब्लड मून की रात। तू जानता है ना वहां पर वो काला साया है और वो तो हमारी ताक में बैठा है कि कब हम वहां पर आए और कब वो हमें मारे। कछुआ पलटकर जवाब देता है, तो क्या करूं मैं? तुम सब की तरह यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? उस काले साए का वर्चू को कुछ करने का इंतजार करते रहूं? तुम्हें भले ही वर्चू की कोई फिक्र ना हो, पर मुझे है और मैं अपनी वर्चू को बचाने जा रहा हूँ। अभिमन्यु बीच में बोल पड़ता है, ऐसा नहीं है कछुए, जितनी फिक्र तुझे वर्चस्विनी जी की है उतनी ही हमें भी है, पर हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है। बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। हमारा उठाया एक गलत कदम हमें मौत की तरफ बढ़ा सकता है। कछुआ गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, मौत की तरफ कदम तो हमने उसी दिन बढ़ा दिया था जिस दिन युग ने ग्रेवयार्ड कोठी का गेट खोला था। ना युग वो गेट दोबारा खोलता, ना इतना सब कुछ होता। हमारे गांव में सब ठीक चल रहा था, पर युग के गेट खोलते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। युग शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है, क्योंकि वो जानता था कि ये जो कुछ भी हो रहा था उसकी गलतियों के कारण ही हो रहा था, जो उसने अनजाने में करी थी। ना वो ग्रेवयार्ड कोठी का गेट खोलता और ना इतना सब कुछ होता। कछुआ युग को और भला बुरा कहता उससे पहले ही कायर कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, कछुआ अब तू युग को क्यों दोष दे रहा है? इसमें इसकी क्या गलती है? जो होना रहता है वो किसी न किसी तरीके से हो ही जाता है। अगर युग दरवाजा नहीं खोलता तो कोई और खोलता। होनी को कोई नहीं टाल सकता, खुद भगवान भी नहीं। कछुआ गुस्से से कायर को घूरते हुए कहता है, नहीं, गलती तो युग की ही है, समझा तू? कायर पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, यार ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है, बल्कि कुछ करने का है। हमें वर्चस्विनी जी को बचाना होगा। हमें कुछ सोचना होगा जिससे हम उस काले साए के शिकंजे से वर्चस्विनी जी को बचा सके। कछुआ फिर गुस्से के साथ बोलता है, तुम लोग ना यहाँ पर बैठकर सोचते रहो, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ अपनी वर्चू को बचाने, और मैं उसे बचाकर ही रहूंगा। मैं अब और इंतजार नहीं करने वाला।
पहले ही काफी देर हो गई है, मैं जा रहा हूँ मैं। तारा भी वहीं पर खड़ी हुई थी, जो खामोशी के साथ सबकी बातें सुन रही थी। वो काफी देर से चुप थी। जब चैटर्जी उन्हें बता रहा था कि उस काले साए ने उसको और वर्चस्विनी को किस मायाजाल में फंसाया, तो वो एकटक नजर से चैटर्जी की आंखों में ही देख रही थी, जैसे अपनी शक्तियों से पता करने की कोशिश कर रही हो कि चैटर्जी सच बोल रहा था या झूठ। और तारा को पता चल गया था कि चैटर्जी एकदम सच बोल रहा था। वो उस काले साए के साथ मिला हुआ नहीं था। उसने जो किया था अनजाने में किया था, कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। देखते ही देखते तारा को भी वर्चस्विनी की फिक्र सताने लग जाती है। वो भी डरने लग जाती है। तारा को वर्चस्विनी की याद आने लग जाती है। उसे महसूस होने लग जाता है कि वर्चस्विनी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। कछुआ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहकर और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। जा रहा हूँ मैं अपनी वर्चू को बचाने के लिए। इतना कहकर कछुए ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी तारा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी कछुआ अंकल, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मम्मा के पास जाना है। तारा के हाथ पकड़ते ही कछुआ वहीं पर रुक जाता है और तारा का हाथ छुड़ाते हुए कहता है, नहीं तारा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, वहाँ खतरा है बेटा। तारा पलट कर कहती है, खतरा है तो आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं कछुआ अंकल, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मुझे भी मेरी मम्मा के पास जाना है, वो मुसीबत में है, मैं महसूस कर सकती हूँ। कछुआ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं तारा, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मेरे साथ वहां पर चल सको, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम यहीं पर रहो, मैं आपकी मम्मा को लेकर आता हूँ, वादा रहा मेरा तुमसे, मैं उन्हें ले आऊंगा। तारा कछुए की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं छोटी हुई तो क्या हुआ कछुआ अंकल, आप शायद भूल रहे हैं मैं महाशक्ति हूँ, मैं ही उस काले साए का अंत कर सकती हूँ। जब तारा ये बात कछुए की आंखों में देखते हुए कहती है, तब कछुए को न जाने क्या हो जाता है। उसे तारा की आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लग जाती है और वो ना चाहते हुए भी तारा को मना नहीं कर पाता है और हाँ में अपना सिर हिला देता है। कछुआ वापस से तारा का हाथ थामने लग जाता है। युग कछुए को देखकर समझ गया था कि वो क्या करने जा रहा था। कछुआ ने अभी तारा का हाथ वापस से थामा ही था कि युग हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, रुक जा कछुआ, ये तू क्या करने जा रहा है, तू तारा को लेकर ग्रेवयार्ड कोठी जाने का सोच भी कैसे सकता है। कछुआ वहाँ पर मौजूद सब लोगों को देखते हुए कहता है, कैसे सोच सकता हूँ का क्या मतलब है, युग तारा में हिम्मत और बहादुरी है इसलिए वो मेरे साथ चल रही है, तुम लोगों की तरह डरपोक नहीं है जो यहीं पर रहकर कुछ होने का इंतजार करती रहे। युग गुस्से के साथ कछुए को घूरते हुए कहता है, डरपोक तो यहाँ पर कोई नहीं है कछुआ, बस हमें डर लगता है किसी को खोने से। तूने किसी को खोया नहीं है ना, इसलिए तुझे पता नहीं है कि किसी को खोने का डर क्या होता है। मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी एक मेंबर कम हो, इसलिए खामोश बैठे हैं। हमारी खामोशी को तू डरपोकपन का नाम मत दे। कछुआ युग से नजरें फेरते हुए कहता है, देख युग, मुझे ना तेरे प्रवचन नहीं सुनने हैं, तुझे नहीं चलना मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी तो मत चल, लेकिन मैं और तारा तो जा रहे हैं वर्चू को बचाने के लिए। युग फिर कछुए को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, रुक जा कछुआ, कुछ भी करने से पहले हमें एक बार यामिनी से बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। जब युग यामिनी का नाम लेता है तो वहाँ पर मौजूद रजनी, अमोदिता और वंदना तीनों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये यामिनी कौन है। उन तीनों ने पहली बार यामिनी का नाम सुना था युग के मुंह से। अमोदिता मन में सोचने लग जाती है, अब ये यामिनी कौन है जिसके बारे में युग जी बात कर रहे हैं, और युग जी उससे पूछने के लिए क्यों बोल रहे हैं, वो क्या कहीं की महारानी है जो उससे पूछना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं। अभिमन्यु को भी युग की बात ठीक लगने लग जाती है और वो युग का साथ देते हुए कछुए से कहता है, हाँ कछुआ, युग सही कह रहा है, हमें कुछ भी करने से पहले यामिनी से बात कर लेनी चाहिए, वही हमें बता सकती है कि हमें क्या करना चाहिए, ग्रेवयार्ड कोठी जाना चाहिए या नहीं। कछुआ गुस्से के साथ कहता है, यामिनी हमें क्या बताएगी अभिमन्यु, उसे तो खुद नहीं पता है कि उसकी माँ कहाँ पर कैद है, उस काले साए ने उसकी माँ को कहाँ पर कैद करके रखा है, वो तो खुद अपनी माँ को नहीं बचा पा रही है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो मेरी वर्चू को बचा सकती है। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, पर कछुए। कछुआ युग को बीच में ही टोकते हुए कहता है, पर क्या युग, तू तो रह नहीं दे, तू भी तो अपने पिता की रूह को आजाद करवाने गया था ना वहाँ पर, क्या हुआ, क्या तू आजाद करवा पाया? नहीं। कछुआ अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि उसी वक्त हवेली की लाइट चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अमोदिता को अंधेरे से बहुत डर लगता था। अमोदिता झट से उसके बगल में जो खड़ा हुआ था उसे पकड़ते हुए कहती है, मम्मी अंधेरा। हवेली के अंदर इतना अंधेरा छा गया था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था
हॉल में मौजूद इंसान भी नहीं। युग अपने आसपास देखने की कोशिश करते हुए कहता है, ये लाइट को क्या हो गया अचानक से, ये कैसे चली गई? युग अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी बदबू आने लग जाती है। वैसी ही बदबू जैसी पंचम गांव के उस घर के अंदर आ रही थी। युग उस बदबू को सूंघते हुए कहता है, ये तो मरे हुए इंसान की बदबू है, वैसी बदबू जो मुझे ग्रेवयार्ड कोठी में अक्सर आया करती थी। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर। इतना कहते ही युग की बोलती अपने आप बंद हो जाती है। वो घबराने लग जाता है। तारा अंधेरे में खड़ी ही हुई थी कि उसे वर्चस्विनी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। तारा, तारा बेटी, मेरी तारा बेटी। सिर्फ तारा को ही नहीं, वहाँ पर मौजूद सभी को वर्चस्विनी की आवाज सुनाई देती है। और वर्चस्विनी के पुकारने की आवाज सुनकर सबकी सांसें एक पल के लिए थम सी जाती हैं। फिर से वर्चस्विनी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। तारा, मेरी तारा, आ तारा बेटी, अपनी मम्मा के पास आजा, आ तारा बेटी। तारा वर्चस्विनी की आवाज को पहचानते हुए कहती है, ये तो मम्मा की आवाज है, मेरी मम्मा की आवाज, मम्मा आ गई। तारा जैसे ही वर्चस्विनी की आवाज को पहचानती है, हवेली की लाइट वापस से आ जाती है। जैसे लाइट गई ही इसलिए थी ताकि अंधेरे की खामोशी में तारा वर्चस्विनी की आवाज को अच्छे से सुनकर पहचान सके। लाइट तो आ जाती है पर वो आते ही बंद चालू होने लग गई थी। उस बंद चालू होती हुई लाइट में अमोदिता देखती है कि उसने रजनी का नहीं बल्कि अंधेरे में गलती से चैटर्जी का हाथ पकड़ लिया था। वो तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेती है। लाइट हर एक सेकंड में बंद चालू हो रही थी। वर्चस्विनी की आवाज सुनाई देती है, तारा बेटी, मेरी तारा, जल्दी आ मेरी बेटी। कछुआ वर्चस्विनी की आवाज को गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो यहीं बाहर से आ रही है, इसका मतलब मेरी वर्चू। इतना कहकर कछुआ खुद चुप हो जाता है। तारा समझ जाती है कि कछुआ आगे क्या बोलने वाला था। तारा तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोलती है, मम्मा आ गई, मम्मा बाहर है, मुझे मम्मा के पास जाना है। युग झट से कहता है, नहीं तारा बेटी, तुम बाहर नहीं जा सकती। वर्चस्विनी की फिर से तारा को पुकारने की आवाज सुनाई देती है, तारा बेटी, मेरी तारा बेटी, तारा मेरे पास आ बेटी। कछुआ दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ वर्चू, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर कछुए ने दरवाजे की तरफ 2-3 कदम ही बढ़ाए थे कि उसी वक्त युग उसका हाथ पकड़ता है और उसे पीछे खींचते हुए कहता है, रुक जा कछुआ, ये छलावा है। ऐसा छलावा वो काला साया पहले भी मेरे साथ कर चुका है, लगता है वो यहाँ पर आ गया है। जैसे युग ये बात बोलता है, वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर से कांप जाते हैं। वर्चस्विनी की फिर से पुकारने की आवाज सुनाई देती है, तारा बेटी, मेरी तारा। तारा नम लहजे में कहती है, मम्मा, मम्मा। कछुआ वर्चस्विनी की आवाज को पहचानते हुए कहता है, वर्चू बाहर है, मुझे जाना होगा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वर्चू। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।